हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप लोगों का भाई आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी इस वीडियो में और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रैंकियान पे। ठीक है भैया, सबसे पहले सर आज आप इस वीडियो में क्या बताने वाले हो भैया। आज अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जो जैसा कि अपन सीरीज आ रहे थे कि अपन गॉस लॉ की जो एप्लीकेशन है देंगे। सर गॉस अंकल के जो लॉ है, गॉस अंकल ने जो हमें नियम किया है उसके मजे लेते हैं। ठीक है सर, इसमें 30 जो दूसरी एप्लीकेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि जेई और नीट बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी डेरिवेशंस वगैरह आ जाती है। ठीक है सर। सर आपने तो यहाँ पे 3 बॉडीज लिख रखी है, तो इसका मतलब क्या हमें तीनों बॉडीज पढ़नी पड़ेंगी। मैंने बोला नहीं भाई, क्योंकि जो तीनों बॉडीज लिख रखी है इन तीनों के रिजल्ट्स क्या आएंगे, एकदम सेम आएंगे। बिल्कुल सर। और इसका मतलब अगर अपन ने किसी एक को भी अच्छे से पढ़ लिया, अपने तीनों का काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है सर। इलेक्ट्रिक थिन स्फेरिकल शेल, पहली तो कौन सी बॉडी है भैया, पहली बॉडी है सर थिन स्फेरिकल शेल। बिल्कुल सर। दूसरी बॉडी कौन सी है सर, दूसरी बॉडी है सर कंडक्टिंग शेल। हाँ। और तीसरी बॉडी कौन सी है सर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। अब सर ये गॉस लॉ से कैसे प्रूव करेंगे, बच्चे भैया इसी कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं। तो भैया आज अपन इसी वीडियो में ये जानने वाले हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर जिसने भी अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। ठीक है, क्योंकि अपन इस चैनल पे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं भैया इस वीडियो में। चैनल का प्रमोशन बहुत हो गया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। इधर देखो यार, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन के बारे में। सर थिन स्फेरिकल शेल के बारे में आज में क्या चर्चा करनी है सर, क्या करनी है, बहुत चर्चा। तो इसमें सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे एक थिन स्फेरिकल शेल बनाऊं तो वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। थिन स्फेरिकल शेल। अबे स्फेरिकल शेल यानी कि वो जैसे दो कटोरियों को मतलब उनके वो मुंह से मिला दे एक तरीके से। ठीक है, तो दो कटोरियों को जब तू ज्वाइन कर देगा वो एक शेल ही बनेगा। बिल्कुल सर। और मैंने बोल दिया ये एक थिन स्फेरिकल शेल है जिसकी थिकनेस बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम है। ठीक है सर। तो इसका मतलब सर मैंने इसको चार्ज दे दिया। क्या दे दिया मेरे भाई, चार्ज दे दिया। ठीक है सर। मैंने बोला कि मैंने इसको जो टोटल चार्ज दिया है वो कैपिटल है, और सर इस शेल की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने तेरे को ये पूछा कि भैया मेरे को ये बता दे, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना चाहता हूँ। कैलकुलेट एट ए, कौन कौन से पॉइंट्स पे, एक तो आर लेस आर पे का, सर आर, आर बराबर आर पे, और तीसरा सर आर आर पे। मतलब सर ये कहना क्या चाहते हो सर, मैंने बोल दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ये बोल दिया कि अगर मैं यहाँ पे ये बनाऊँ, यहाँ पे ये मैंने सेंटर बना दिया। बिल्कुल सर। मेरे पास यहाँ पे 3 पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट सर, मैंने बोल दिया ये इसका सेंटर है ओ, इसका सेंटर है ओ। मेरे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स है। एक तो भैया इस शेल के अंदर वाला पॉइंट हूँ, एक भैया इस शेल के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट, इस शेल के सरफेस के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट, दैट इज, और तीसरा हो गया मेरे भाई इस शेल के बाहर लाई करने वाला पॉइंट, दैट इज। तो सर सी पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का, वो क्या कैपिटल आर से बड़ा होगा सर। क्या इस बी पॉइंट के लिए क्या ये सरफेस पे आ गया, तो इसका मतलब सर इसके लिए आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा। और सर इस ए पॉइंट के लिए सर आर इज लेस देन, क्योंकि अंदर हो गया। बिल्कुल सर। तो अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस लॉ। बात आ रही है समझ में, हमें गॉस अंकल के नियम का इस्तेमाल करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है सर, आगे बढ़, सबसे पहले मैंने इस स्लाइड की कॉपी बना ली। अब बात करते हैं भैया सबसे पहले किसके लिए सर, अंदर वाले पॉइंट, अंदर वाले पॉइंट के लिए बात करते हैं। कि सर अंदर वाले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगर अंदर वाले पॉइंट के लिए मैं अगर बात करूंगा, अंदर वाले पॉइंट के लिए अगर मैं चर्चा करूंगा, तो सर देख, अंदर वाले पॉइंट के लिए जब मैं चर्चा करूंगा तो इसका मतलब अगर मेरे को गॉस लॉ से निकालनी है, तो गॉस लॉ से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो सर गॉस लॉ क्या कहता था, बाय यूजिंग गॉस अंकल।
गॉस अंकल क्या बोलते हैं कि बेटा इंटीग्रल ई बराबर बाय, यही बोलते हैं भैया गॉस अंकल। अब मेरी बात सुन, ये शेल है, शेल यानी कि खोखला है अंदर से, जो भी तू इसको चार्ज देगा वो सरफेस पे आएगा, अंदर थोड़ा ना आ जाएगा। और वैसे ही एक चीज याद रखना भाई, ये अपन आगे जब मैं कंडक्टर में पढ़ा दूंगा तब तेरे को पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए तो इतना याद रख कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में या इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, कि भैया कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक की वो हमेशा जीरो रहेगी। कब? जब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर। तो इसका मतलब, और हाँ ये भी याद रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी चार्ज अपन कंडक्टर को देंगे वो उसके सरफेस पे ही आएगा। इस चीज जब मैं कंडक्टर पढ़ाऊंगा तब उसमें मैं दे दूंगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए इधर देख यार, इधर देख, इधर देख, इधर देख। सबसे पहले सर अगर हमें गॉस लॉ का इस्तेमाल करना है तो इसका मतलब हमें गॉसियन सरफेस तो पकड़ना पड़ेगा, और गॉसियन सरफेस समझदारी से पकड़ेंगे। तो समझदारी यही कहती है कि जिस तरीके की बॉडी है तो बिल्कुल सर, तो उसी तरीके का गॉसियन सरफेस, क्योंकि ये स्फेरिकल बॉडी है तो मैं उसी मान लूंगा कुछ इस सर, इस प्रकार से मैंने सरफेस मान लिया ये वाला। तो अब मुझे एक बात बता, ये भैया कोई सच्ची मुच्ची का सरफेस नहीं है, इमेजिनरी, सच्ची मुच्ची, बात आ रही है समझ में? सच्ची मुच्ची का नहीं है, ठीक है, ये एक झूठ का है। ठीक है सर, तो इसके लिए अगर मैं तेरे से पूछूं भैया इस गॉसियन सरफेस के लिए अगर तू गॉस लॉ लगाएगा तो भैया गॉस अंकल क्या बोलेंगे सर? गॉस अंकल तो ये बोलते हैं सर, इंटीग्रल वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे एक बात बता, क्यू क्या होता था सर? गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज, गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज। यहाँ पे गॉसियन सरफेस क्या है? गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? तो बोलेगा सर यहाँ पे तो कोई चार्ज ही ना दिख रहा, इसका मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज कितना हो गया? मैंने बोला मेरे भाई जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये क्या बन गया सर? ये जीरो बन गया, यानी कि राइट साइड वाला टर्म क्या हो गया सर? जीरो हो गया। तो इसका मतलब सर ये वाला जो टर्म हो गया, ये वाला जो टर्म हो गया, ये किसके बराबर हो गया सर? ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया जीरो के। तो भैया यहाँ पे कुछ लोग डायरेक्टली इसको बोल देते हैं कि भैया आप एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या कर दो, बराबर जीरो। तो मैंने बोला कोई जरूरी है क्या? क्योंकि मेरे को एक बात बता बे, दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो कोई जरूरी है क्या पहली वाली संख्या ही जीरो होगी? हो सकता है दूसरी वाली संख्या भी जीरो हो जाए, यानी कि हो सकता है सर डीए जीरो हो जाए, लेकिन सर डीए तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस तो माना ही है। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब ये तो जीरो हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी तो और हो सकती है सर, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कॉस थीटा आता है, तो हो सकता है सर कॉस थीटा जीरो बन गया हो, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री बन गया हो, थीटा बराबर 90 डिग्री बन गया हो। थीटा बराबर 90 का क्या मतलब हो गया कि सर इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू डी ए वेक्टर हर पॉइंट पे, ये हो गया हो। ये भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मान लिया अगर तूने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया पकड़ा ये, तो ये डी ए वेक्टर, इसका डी ए वेक्टर कहाँ पे होगा? इसका डी ए वेक्टर तो बाहर की तरफ होगा ऐसे, डीए वेक्टर तो बाहर की तरफ। और आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए? डीए वेक्टर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, आप ये भी तो कहना चाह रहे हो ना। तो मैंने कहा बना ले यार। कैसे बनाएंगे सर? बनाएंगे भाई, क्या इस गॉसियन सरफेस का हर बिंदु इस सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर हर पॉइंट पे सेम ही रहेगी वैल्यू वाइज, वैल्यू वाइज तो सेम रहेगी क्योंकि सेम डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब सर अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो यहाँ पे सर डीए वेक्टर कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर जो डीए वेक्टर है वो कुछ ऐसा होगा। तो डीए वेक्टर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी सर। अबे मैं सब बना ही देता हूँ एक तरीके। अगर तू यहाँ पे देख, मैं इन सारे पॉइंट्स है सर, इन सारे पॉइंट्स के लिए जब तू डीए वेक्टर बनाने जाएगा तो वो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा।
तो डीए वेक्टर इस प्रकार से ड्रॉ होगा। और अगर डीए वेक्टर इस प्रकार से ड्रॉ होगा और आप इस कंडीशन को बोलना चाह रहे हो, तो इसका मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती जाएगी हर। अब मेरे को एक बात बता, क्या तेरे को यहाँ पे ये चीज साफ साफ नजर आ रही है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घूमती, ऐसे प्रकार से इलेक्ट्रिक हर बिंदु पे ऐसे घूम। तो क्या एक बात बता, अगर मैं इस पूरे गोले की बात करूं, पूरे गॉसियन सर्किट की बात करूं, तो किया, यस सर क्लोज लूप बना लिया। और अगर क्लोज लूप बना लिया तो मेरे को एक बात बता, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड साइंस में अपन ने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी थी कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। तो इसका मतलब सर ये कंडीशन हो सकती थी, हमने करके देख ली, लेकिन इसका मतलब हमें यहां से वो वाली प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, कौन सी, कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड विल नेवर। तो इसका मतलब सर ये वाली कंडीशन भी क्या नहीं हो सकती यहाँ पे सेटिस्फाई। तो इसका मतलब यहाँ पे अब केवल और केवल एक ही कंडीशन बचती है, कौन सी, सर इलेक्ट्रिक जीरो। तो इसीलिए अपन बोलते हैं भैया स्फेरिकल शेल हो, कंडक्टिंग शेल हो, या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक, या नहीं नॉन कंडक्टिंग नहीं, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सर जीरो होती है। बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो गई, सर जीरो। ठीक है, तो ये यानी कि पहला केस अपना। अब बात करते हैं भाई दूसरे। अब बात करते हैं दूसरे वाला केस। सेकंड केस के लिए अगर मैं देखूं यहाँ पे, अब ए वाले पॉइंट की बात हो गई, बात करते हैं बी पॉइंट। क्या बी पॉइंट एक तरीके से सरफेस पे ही आ गया? बिल्कुल सर, बी पॉइंट एक तरीके से सरफेस पे ही आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे गॉस लॉ लगाऊंगा, गॉस लॉ क्या कहेगा? गॉस लॉ तो बेसिकली थे क्या सर, वेक्टर बराबर, यही बात बोलते, यस सर यही बात बोलते थे। तो भाई मैं अगर तेरे से यहाँ पे एक चीज पॉइंट मान ले, इसके हल्का सा बाहर है, बस एकदम हल्का सा बाहर, कुछ इतना सा, इतना सा बाहर है बस, ठीक है। तो इसका मतलब अगर तू इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाने जाएगा, अगर तू इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाने जाएगा, तो वो होगा, मतलब एक तरीके से इसके ऊपर ही आ गया, बिल्कुल सर। अबे डी आर लेंथ ही आगे है, मतलब ये कैपिटल आर है, कैपिटल में छोटे डी आर आगे है, तो इसका मतलब एक तरीके से ऊपर ही आ गया, बिल्कुल सर। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे गॉस लॉ लगाने जाऊंगा, तो गॉस लॉ क्या कहेगा सर, इस गॉसियन सरफेस के, गॉसियन सरफेस के इमेजिनरी है, हमारे बच्चे बड़े मेधावी हैं, बच्चे बड़े मेधावी हैं, तो वो मतलब क्या मान लेते हैं कि सर ये सच्ची ये इमेजिनरी क्वेश्चन सरफेस। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं भाई। तो जब आगे बढ़े तो मेरी बात सुन, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे हर पॉइंट पे बात करूँ, तो हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्या वो ऐसे आएगी रेडियली आउटवर्ड? क्यों? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड होगी। और चूंकि इस गॉसियन सरफेस का हर एक बिंदु अंदर वाले स्फीयर के सेंटर से बराबर बराबर दूरी पर है, तो इसका मतलब सर इलेक्ट्रिक वैल्यू भी हर जगह क्या होगी, सेम ही। क्यों भाई, बात आ रही है समझ में? यस सर। तो इसका मतलब जब मैं यहाँ पे गॉस लॉ लगाऊंगा, तो गॉस लॉ क्या बोलेगा सर, ई ए, अब कॉस थीटा। अब मेरे को बता, इस गॉसियन सरफेस के हर बिंदु का जो डी ए वेक्टर होगा, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड
में ही होगा, क्योंकि हर बिंदु जो होगा उसका डीए वेक्टर सर उस बिंदु के सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। और क्या यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही है वो सेंटर से पास कर रही है, और जो अगर तू हर बिंदु पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा वो भी सेंटर से पास करेगा, तो इसका मतलब हर बिंदु का डीए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या, अब क्यू इनक्लोज्ड। अब मेरे को एक बात बता, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना आ गया? बोलेगा कि सर टोटल चार्ज सारा का सारा इस पर ही तो आ गया, तो इसका मतलब टोटल चार्ज कितना बोलूंगा, क्यू इन कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बात आ रही है समझ में? अब मेरी एक बात सुन, क्या इलेक्ट्रिक यहां से मैं बाहर निकाल सकता हूं? क्यों सर, हर बिंदु पे सेम है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ई बाय एप्सिलॉन, ये हो जाएगा। बिल्कुल सर ये हो जाएगा। अब मुझे एक बात बता, इंटीग्रल डीए क्या होगा? सर इस गॉसियन सरफेस का एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया। अब एक एक तरीके से क्या ये गॉसियन सरफेस पर ही नहीं आ गया, जस्ट इसके ऊपर ही नहीं आएगा, क्योंकि भैया मेरी बात सुन, मान ले कैपिटल आर की वैल्यू भैया मान ले 10,000 मीटर है, ठीक है, और ये वाला जो गॉसियन सरफेस है इसका रेडियस मान ले 10,000.0000000000001। क्या एक तरीके से जस्ट बराबर ही नहीं हो गया? तो क्या ये वाला एरिया क्या लिख सकता है सर, इसका एरिया लिख सकता हूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या निकल के आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन 4 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर विच इज इक्वल के बाय। बात आ रही है समझ में? इस प्रकार से तो क्या अपन ने सरफेस पे भी, ये कब कहां पे है सर, एट सरफेस, क्या मैंने सरफेस पे भी निकाल ली? यस सर, सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। तो ये तेरा दूसरा केस भी क्या हो गया मेरे भाई, सॉल्व हो गया मेरे भाई, सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं भैया आखिरी केस की। आखिरी केस कौन सा? आखिरी केस वाला था, बाकी दोनों। अब ये कौन सा है सर, आर ग्रेटर देन आर। अब है इस सी पॉइंट के लिए। अब इस सी पॉइंट के लिए भी सिंपल सी चीज है सर, गॉस लॉ लगाऊंगा बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ लगाऊंगा, क्या बोलूंगा, गॉस अंकल क्या बोलते थे, गॉस अंकल कि अभी ठीक करके देते वेक्टर बराबर, और इसका मतलब सर मुझे कहीं ना कहीं गॉसियन सरफेस देगा। मैं यहाँ पे बोलो यार, ऐसा गॉसियन सरफेस मान लूं, और अगर मैं ऐसा, हालांकि थोड़ा सा सिमेट्री वाइज सही नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी तू संभाल लेगा बिल्कुल सही, इतना मुझे तेरे पे यकीन है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये मैंने क्या बना दिया, इमेजिनरी, आपने गॉसियन सरफेस किया। तो अगर मैं तेरे से यहाँ पे पूछूं, गॉसियन सरफेस के हर बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड ही होगी? तो अगर तू यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड बनाएगा, तो अब अगर तू हर बिंदु के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने जाएगा तो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन के अलोंग आएगी। इधर देख, ऐसे। तो क्या इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? और तू अगर इस वाले गॉसियन सरफेस का हर एक बिंदु देखेगा, तो क्या उसका एरिया वेक्टर भी, डीए वेक्टर भी क्या में होगा, ऐसे। जल्दी बोल।
ऐसे ही होगा, बिल्कुल सर ऐसे ही होगा। तो क्या तू देख रहा है हर एक बिंदु पे सर ई और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है सर 0 डिग्री। तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ सर, बराबर। अब मुझे बता इस वाले क्वेश्चन सर के अंदर टोटल चार्ज कितना गया। तो बोलेगा कि सर सारा का सारा चार्ज इसके अंदर आ गया, तो इसका मतलब सर यहाँ पे क्या बोलूंगा, बाय और बोलूंगा, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब अब मेरे को बता क्या मैं यहाँ से ई को बाहर निकाल सकता हूँ। सर ई को बाहर क्यों निकाला, क्योंकि हर एक बिंदु इस गॉसियन सरफेस का हर एक बिंदु सेंटर से बराबर दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू हर जगह सेम होगी। तो इसका मतलब सर मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बता ये इंटीग्रल डीए क्या होता है सर, गॉसियन सरफेस का एरिया। क्या यहाँ पे ये जो गॉसियन सरफेस है ये एक स्फीयर है, तो स्फीयर का एरिया क्या होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, क्यू अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये बन गया, विच इज बेसिकली स्मॉल आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये तेरा क्या आ गया, ये आउटसाइड वाले पॉइंट, किसी भी बाहर वाले पॉइंट के लिए आर की वैल्यू बदलता जा और इलेक्ट्रिक आती जाएगी। बिल्कुल सर। तो हमने ये क्या कर लिया भैया, गॉस लॉ की मदद से हमने शेल हो, कंडक्टिंग शेल हो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली भैया, बाहर अंदर और सरफेस पे तीनों पे। और हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे इसका ग्राफ और पूछ दिया जाता है इलेक्ट्रिक आर का। कैसे, मैं अगर यहाँ पे भैया बाउंड्री बना दूं एक तरीके से, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल दिया मैंने, ये होगी भैया आर बराबर कैपिटल आर वाली लाइन हो गई। तो क्या इससे लेफ्ट साइड में क्या आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी होगी, तो सर, और इससे राइट साइड में आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी होगी। बिल्कुल सर। तो अब मुझे जल्दी से ये बता दे, क्या बता दे सर, मुझे जल्दी से ये बता दे भाई कि आर लेस देन आर के लिए सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो आई थी, जगह जीरो आई थी। बिल्कुल। और जैसे ही मैं बाउंड्री पे पहुंचा था सर, वो के क्यू बाय क्या आ गई थी, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर आ गई थी। मतलब कुछ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आई थी ये, बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और फिर उसके बाद बाहर जब अपन आ गए थे, शेल से जब बाहर आ गए थे, तो जब शेल से बाहर आए थे तो क्या वो के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आई थी। बिल्कुल सर, मतलब आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। बात आगे, इसको टच नहीं करेगी, ठीक है। ये कुछ ऐसे आ जाएगी। तो ये तेरा किसके लिए हो गया, थिन स्फेरिकल शेल के लिए, या फिर कंडक्टिंग शेल के लिए, या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। बात आ रही है समझ में, ये तेरा ग्राफ किसके लिए हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस का ग्राफ हो गया। तो भैया इसी वीडियो में, आज की इस वीडियो में अपन ने बस यही जाना कि गॉस लॉ की एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में अपन सॉलिड स्फीयर, मतलब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से भैया वो सबसे ज्यादा चुड़ैल फॉर्मूला, सबसे ज्यादा चुड़ैल फॉर्मूला उसमें, मतलब एप्लीकेशंस भी काफी अच्छी अच्छी है। मतलब ये खुद में एक एप्लीकेशन है, और उसके भी आगे क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा यूज होता है उसका। और जेई मेंस हो चाहे नीट हो, उसमें सवाल पूछे जाते हैं, और जेई एडवांस में भी पूछे जाते हैं। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अच्छे कंसेप्ट के साथ। टिल देन अपने भाई की वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और बने रहिएगा अपने भाई के चैनल के रैंक ज्ञान। ठीक है, मस्ती से पढ़ाई करते रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने पेरेंट्स का नाम। टिल देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं भैया।